नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अ, अभय दुबे साहब, अब जो सबसे बड़ी खबर मतलब कल से क्या परसों शाम से है, वो केजरीवाल साहब वाली है। कुछ खबरें और भी हैं, देश में बहुत कुछ हो रहा है। सोमवार से पार्लियामेंट में ओथ शुरू हो जाएगी। लेकिन मुझे पहले लगता है कि सबसे पहली बात केजरीवाल साहब की है। कल एक अजीब-सी चीज़ हुई और जैसा जैसा लगता है कि केजरीवाल साहब की बेल हाई कोर्ट से रिजेक्ट की जाएगी। क्योंकि कल जो अभिमन्यु सिंघवी का जो दलील थी, उनका कहना था कि भई हम तो आपसे, और वो बिल्कुल जायज़ बात थी कि लोअर कोर्ट ने बेल दी है। आप यहाँ पे बहस करना चाह रहे हैं, आप उनकी बेल हो जाने दीजिए, और अगर आप उसकी बेल कैंसल होगी तो फिर वापस जेल चले जाएँगे। वो तो आप पहले भी जेल गए थे, फिर जेल चले जाएँगे। लेकिन उसपे इंसिस्ट ये करना कि नहीं, वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा ऑर्डर, वो कुछ मुझे कहीं न कहीं दाल में काला ये लग रहा है कि वो, मेरा अपना एनालिसिस ये है कि वो उस बेल को अब कैंसिल करने के मूड में है। नहीं तो अदरवाइज़ बेल कर देते, और अगर उनको कैंसिल भी करना था तो कैंसिल कर देते 2 दिन बाद। अरविंद केजरीवाल फिर वापस चले जाते। पहली टिप्पणी मैं इस पे ले लूं क्योंकि ये अजीब सी चीज हुई है। और लोअर कोर्ट का जो ट्रायल कोर्ट है, मतलब जो स्पेशल कोर्ट था, उसका बहुत स्पीकिंग ऑर्डर है। उसने बहुत ठीक ढंग से अपना जजमेंट लिखवाया है। प्रोफेसर अभय दुबे। आनंद जी, मेरा मानना यह है कि संभावनाएं दोनों तरह की हैं। जब आप लोअर कोर्ट का जो राउज एवेन्यू में है और पीएमएलए से संबंधित मुकदमों को देखता है, अगर आप उसके आदेश को देखें, उस पर नजर डालें, जो अखबारों में भी कुछ हिस्से उसके प्रकाशित हुए हैं, तो स्पष्ट हो जाता है कि उसने अपना आदेश सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में जो कहा था उसके हवाले से लिखा है। तो उस आदेश को खारिज करना हाई कोर्ट के लिए बहुत आसान नहीं होगा। दूसरा, ये भी हो सकता है कि हाई कोर्ट उनके आदेश को खारिज कर दे, लेकिन ये भी हो सकता है कि इस आदेश को वो जारी रखे। और अगर उसने ये आदेश जारी रखा तो पीएमएलए कानून में जो एक अनुच्छेद 15 के तहत ये जो एक नियम बन गया है कि अभियुक्त को अपने आप को निर्दोष साबित करना होगा, जब तक वो निर्दोष साबित नहीं कर देता तब तक वो अपराधी माना जाएगा और उसको जमानत नहीं प्राप्त होगी। इस चीज का एक निराकरण हो जाएगा एक तरह का, और उसके बाद बहुत से लोगों को जमानतें मिलने लगेंगी। तो उस लिहाज से राउज एवेन्यू कोर्ट का जो फैसला है वो ऐतिहासिक हो जाएगा अगर ऐसा हुआ। दूसरी बात, ये तो कानूनी बात है, मैं इसमें ज्यादा टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूं, वकील लोग ज्यादा बताएंगे उसमें। और सिंघवी साहब का ये तर्क बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि भाई अगर वो हाईकोर्ट की सुनवाई से पहले मुचलके भरकर जेल से बाहर चले जाते और हाईकोर्ट उस आदेश को खारिज कर देता तो वो दोबारा जेल चले जाते। अच्छा, दोनों ही हालतों में अगर हाईकोर्ट इस आदेश को खारिज करता है तो अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ अपील करने के लिए, और हाईकोर्ट इस आदेश को जारी रखता है तो ईडी सुप्रीम कोर्ट जाएगी इसके खिलाफ अपील करने के लिए। मुकदमा अंततः सुप्रीम कोर्ट में जाना ही है। अभय जी, मैं एक छोटी टिप्पणी दर्शकों के लिए बता दूं। उस टिप्पणी में अभिषेक मनु सिंघवी का एक दलील बिल्कुल स्पष्ट है। उनका कहना यह है कि अगर आप उनको बेल दे रहे हैं तो ये 4-5 दिन जो भी आप टाइम लगा रहे हैं, ये बिना बात के आप उनको अंदर क्यों रखें? ये तो उनके साथ एक जाति वाला काम है। तो वो भी एक नुक्ता है जो थोड़ा समझ, मतलब जो अभिषेक मनु सिंघवी, ये तमाम नुक्ते मैं मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल के ही नहीं, जो पीएमएलए के तमाम अभियुक्त हैं उनके पक्ष में जाएंगे, क्योंकि ये मसला एक नजीर बनने वाला है और इसका सुप्रीम कोर्ट तक ये जाएगा और अंततः एक नजीर बनेगी और पीएमएलए के जरिए सरकार जो ज्यादतियां कर रही है उनका शमन होगा, ऐसी मेरी उम्मीद भी है और मेरा आकलन भी है। अब दूसरी बात, मैं जरा इस मसले के पीछे की जो राजनीति है और राजनीतिक माहौल है, मैं उस पर आना चाहूंगा। वो ज्यादा हम लोग, हमारे आपके ऐसे लोग तो उसके ऊपर ज्यादा चर्चा कर सकते हैं। वो ये है कि मैं ये मानता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों के पहले राउज एवेन्यू का जो लोअर कोर्ट है जिसने ये जमानत दी है अरविंद केजरीवाल को, संभव ही नहीं था ये फैसला संभव ही इसलिए हुआ है कि मोदी सरकार के पास अब इस वक्त बहुमत नहीं है और एनडीए सरकार के पास भाजपा को बहुमत नहीं है और मोदी जी एक अल्पमत सरकार चला रहे हैं, एक गठजोड़ की सरकार चला रहे हैं। पल भर के अंदर सारे समीकरण बदल सकते हैं, सब लोग जानते हैं। अभी सरकार मजबूत लग रही है, लेकिन किसी भी क्षण ऐसा हो सकता है, चाहे वो स्पीकर के पद के लिए हो विवाद या किसी और मसले को लेकर विवाद हो, मुसलमानों के आरक्षण को लेकर विवाद हो,
कई ऐसे मसले हो सकते हैं इनके ऊपर एक जिच बन सकती है और इस सरकार का जो बहुमत है वो सांसद में आ सकता है। देखिए, असंभव था, अगर पिछले 5 साल के इतिहास को आप उठा के देखिए, किसी भी लोअर कोर्ट के लिए ये असंभव था कि पीएमएलए कानून के अंदर जमानत दे दे, नियमित जमानत दे दे। ये बिल्कुल असंभव था। ये संभव कैसे हुआ है? ये एक तरह के माहौल के कारण संभव हुआ है। जो लगातार बोतल के ऊपर बहुत कस के नरेंद्र मोदी ने जो एक डाट लगा रखी थी, ढक्कन लगा रखा था, वो ढक्कन अब ढीला पड़ गया है और पूरी तरीके से माहौल बदला हुआ है। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की भाषा देखिए, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कथित विचारक जो कि टीवी पे पेश किए जाते हैं, आप उनकी भाषा देखिए, सबकी भाषा बदल गई है। यहां तक कि एंकरों की भाषा बदल गई है। वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं उनकी ज्यादा ग्रिलिंग करने लगे हैं, उनसे ज्यादा जिरह करने लगे हैं। आप एंकर पलट के जवाब देने लगे हैं, वो जिरह करने लगे हैं, पूछने लगे हैं कि भाई ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों। तो बिल्कुल पूरे राजनीतिक विमर्श का जो माहौल बदला हुआ है, इस माहौल पर निगाह डालने की जरूरत है। ये फैसला इस बात का पहला प्रमाण है कि नरेंद्र मोदी अब पहले की तरह मजबूत और हेकड़ प्रधानमंत्री नहीं रह गए जी। लेकिन प्रो साहब, एक और चीज हो रही है, मतलब इसके साथ ही एक है, मोदी जी लेकिन अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। देश में मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत देश जल रहा है। सीएसआर का कल इन्होंने कैंसिल किया, पोस्टपोन कर दिया। नेट का उससे पहले इन्होंने कैंसिल किया। नीट का पेपर लीक हुआ, अब एविडेंस ये आ रहा है कि 5 लाख बच्चों को, 23-24 लाख में 5 लाख बच्चों के पास वो पर्चा पहले लीक होके आ गया था, लोगों ने पैसा देके खरीदा था। उसमें भी जो हमारे देश के धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने पहला ही स्टेटमेंट में लीक नहीं हुआ। अब वो जब 5 लाख बच्चों के पास पहुंचा है तो उनका क्या मुंह है। एक और चीज आ गई है कि एक नकल के अगेंस्ट जो कानून बना था, इस सरकार ने बनाया था, वो 12 फरवरी को पास होके पार्लियामेंट से प्रेसिडेंट का दस्तखत हो गया था, उसको इंप्लीमेंट कल किया है। क्यों नहीं किया था? और उसका एक बड़ा कारण जो राहुल गांधी कहते हैं, मैं इसलिए इस बात को स्पष्ट करूं, राहुल गांधी का एक मानना यह है, और मैं भी, क्योंकि वो जो जोशी जी एनटीए के जो हैं, वो आरएसएस का पुराना आदमी है। वो उसमें तमाम आर्टिकल छपे हैं, गूगल करके कोई देख ले कि वो पुराने आरएसएस के मध्य प्रदेश से हैं और वो वहां पे पहुंचे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि ये आप इनकॉम्पिटेंट लोगों को जब तक इस तरह की एजेंसीज में बिठाए रहेंगे, ये चीजें नहीं संभव होंगी। मैं थोड़ा इस पे आपको, मोदी जी चुप है। मोदी जी तो अपना सेल्फी खिंचवाने कभी कश्मीर चले जा रहे हैं, कभी इटली चले जा रहे हैं, वो उसी में मगन। तो मैं थोड़ा इस पे आप जो बात कह रहे हैं उसको पूरी तरह मानते हुए मैं उसको और भी थोड़े व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखना चाहूंगा। मेरा कहना है कि 9 तारीख को शपथ लेने के तुरंत बाद एनडीए सरकार जबरदस्त गवर्नेंस डेफिसिट की शिकार हो गई है। और ये गवर्नेंस डेफिसिट केवल शिक्षा मंत्रालय तक सीमित नहीं है, ये गृह मंत्रालय में भी जाता है और रेल मंत्रालय में भी जाता है। देखा जाए तो ये बहुत बड़ा गवर्नेंस डेफिसिट है। शिक्षा मंत्रालय की हालत हम देख ही रहे हैं, सड़कों पर हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन शुरू कर दिया है, कांग्रेसी लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। कांग्रेसी लोग सड़कों पर निकल पाते उससे पहले ही तमाम जो प्रभावित छात्र, उनके मित्र लोग और उनके परिजन हैं, वो परिजन सड़कों पर निकले हुए हैं। लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है और पूरे देश में एक विवाद है। सरकार पूरी तरीके से बचाव की मुद्रा में है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मणिपुर धू-धू करके जल रहा है। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जलने लगा है मणिपुर, और मणिपुर के भाजपा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार मणिपुर की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। कश्मीर के अंदर आतंकवादी गतिविधियां पूरी तरीके से उछाल के ऊपर है। ये हिस्सा, ये जिम्मेदारी अमित शाह की है। अमित शाह किस बात के गृह मंत्री हैं? देश के 2 हिस्सों में, उत्तर में और उत्तर पूर्व के अंदर आग लगी हुई है और अमित शाह उस आग को शांत कर पाने में ना फायर फाइटिंग कर पा रहे हैं, ना उसका कोई बुनियादी इलाज कर पा रहे हैं। अश्विनी वैष्णव, जिनको बहुत विशेषज्ञ माना जाता था, कुछ तकनीक, कुछ ऐसा पता नहीं कितनी तारीफें उनकी की जाती थी, नरेंद्र मोदी को उन पर बड़ा विश्वास है, वो रेल को किसी और मुकाम पे ले जाएंगे। वो साधारण जो पटरियां, इंजन, बोगी, इन सब चीजों को मिलाकर जो रेल में बंदोबस्त करने के बाद में जो रेल सुरक्षा मुहैया कराई जाती है ताकि दुर्घटनाएं ना हो, इसमें पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं। 2021 से वो रेल मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान भी 2021 से
शिक्षा मंत्री हैं। एक आंध्र में दुर्घटना हो चुकी है, उड़ीसा में बहुत बड़ी दुर्घटना हो चुकी है, और अब ये दुर्घटना बंगाल में हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा गवर्नेंस डेफिसिट है। नरेंद्र मोदी के हाथ में कुछ है नहीं। वो दरअसल अपने इन 3 मंत्रियों की क्लास भी नहीं ले पा रहे हैं, 3 मंत्रियों से जवाब तलब भी नहीं कर पा रहे हैं। इन 3 मंत्रियों को हटाना तो दूर रहा, वो उनसे पूछा भी नहीं नरेंद्र मोदी ने कि भाई ये सब क्यों हो रहा है। वो अपने उस पुरानी शैली में ही व्यस्त हैं। वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं, वो गंगा आरती में हैं, वो काल भैरव में हैं, वो योगासन कर रहे हैं, वो सेल्फी खिंचा रहे हैं, वो फोटो अपॉर्चुनिटीज हो रहे हैं, वो विदेश जा रहे हैं, वो सब इसी टीम टाम रोज ड्रेस बदल रहे हैं, अलग अलग ड्रेस, अलग अलग पटके, अलग अलग गमछे के साथ उनकी तस्वीरें आ रही हैं। और गोदी मीडिया फिर छाप रहा है मोदी का योग संदेश, ये लगातार मोदी मीडिया दिखा रहा है। तो ये मोदी जी अपनी उस पुरानी शैली में ही है, जिसमें वो अपने व्यक्तित्व को, अपने व्यक्तिवाद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसको मंचस्थ कर रहे हैं। सरकार कैसे चल रही है, कैसे नहीं चल रही है, इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। और मुझे तो लगता ये है कि उनके हाथ में भी नहीं है। ये खास तौर से हम लोग जो पेपर लीक हुई है उसके बारे में, उस पर एक बार फिर से गौर करें तो हमारी बात समझ में आ जाएगी। एक चुटकुला चल रहा है, एक जमाने में देश में गैस लीक हुआ करती थी, आजकल हमारे देश में पेपर लीक हुआ करते हैं, और गैस लगातार सीरियल लीक होता था गैस का। इसी तरीके से पेपर का भी सीरियल लीक हो रहा है। और इसके अंदर एक साइलेंट पार्टी है, उस साइलेंट पार्टी का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जो शिक्षा का मामला है वो पूरी तरीके से पिछले 10 साल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाथों में था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ न केवल सारे विश्वविद्यालयों का स्वामी रहा है, वही सब वाइस चांसलरों की नियुक्तियां कराता है, प्रवक्ताओं की नियुक्तियां कराता है, सब कुछ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही कराता है। जैसे कि आपने बताया कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसके मुखिया भी संघ से आते हैं। सब जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग बैठे हुए हैं, और सरकार और मोदी के संघ और सरकार के बीच में समझौता ये था कि मोदी जी और किसी क्षेत्र में जो मन में आए करें, जिसको चाहे नियुक्तियां करें, शिक्षा का क्षेत्र है वो संघ के हाथ में रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान को माना जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पॉइंट मैन है सरकार के अंदर। अब ये इससे पहले निशंक थे, आप देखिए बारी बारी से निशंक वही लोग थे जो संघ के लोग होते हैं। अब संघ इस बात पे हतप्रभ है, संघ अपने आप में कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलाता है। संघ संकल्प नाम का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलाता है जो बड़ी यूपीएससी की परीक्षाओं की तैयारी कराता है और दूसरी तैयारियां कराता है। तो अब उसमें से भी बहुत सारे बच्चे निकलते हैं जो इन प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं। अब संघ की समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब जो हो रहा है इसको कैसे नियंत्रित किया जाए। इसलिए संघ के लोग मीडिया मंचों पे आकर सरकार की आलोचना कर रहे हैं। वो भी मांग कर रहे हैं कि भाई ये खारिज किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। जिस तरह विपक्ष बात कर रहा है, तकरीबन वो लोग भी इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार पूरी तरीके से इस मसले में फंसी हुई है, उसकी समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करें। और मोदी जी को इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, कभी भी नहीं रही दरअसल मोदी जी को इन चीजों में दिलचस्पी, क्योंकि पहले बहुमत बहुत बड़ा था, खासा बड़ा बहुमत था, कोई उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता था, और पूरा प्रचार तंत्र उनके कब्जे में था, एंकर लोग उनके कब्जे में थे। इसलिए इन चीजों में विपक्ष कमजोर था, विपक्ष आंदोलन नहीं करता था। भाई इससे पहले तो कांग्रेस किसी मुद्दे पे इस तरह सड़कों पे नहीं आई, इस तरीके से नीट परीक्षा के पेपर लीक के ऊपर कांग्रेस सड़कों पे आई, और कितनी तत्परता के साथ सड़कों पे आई। आजकल जिस तरह राहुल गांधी बोल रहे हैं, विभिन्न मसलों के ऊपर उनकी टिप्पणियां आ रही हैं लगातार, उससे लगता है कि कांग्रेस का एक तरह से विपक्ष की जबरदस्त जुझारू पार्टी के रूप में उसका पुनर्संस्कार हो गया है। तो ये बिल्कुल राजनीतिक नजारा बिल्कुल बदला हुआ है। ये बहुत मुश्किल है। मोदी जी अभी देखिए 9 तारीख को शपथ ली थी, अभी 1 महीना होने में तकरीबन 19-20 दिन बाकी है। सरकार कितनी बड़ी सियासत में फंसी हुई है। सुना ये तक गया है कि जो राजनाथ सिंह जी के यहाँ एनडीए की बैठक हुई थी स्पीकर के सवाल पे, उस पर तेलुगु देशम पार्टी ने अपना प्रतिनिधि उसमें नहीं भेजा। मैं प्रोसाद एक चीज और बता दूं दर्शकों को भी, यूपी पुलिस में जो भर्ती का पेपर लीक हुआ था इलेक्शन से जस्ट पहले, करीब 55-60 हजार वैकेंसीज थी, 50 लाख 60 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था। उस मामले में ये साफ हो गया अब ये जांच के बाद कि गुजरात की कंपनी है एडू टेस्ट, योगी सरकार ने उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया है और उसका मालिक अमेरिका भाग गया है। ये बिल्कुल सेट पैटर्न है मोदी जी का। मोदी जी के जितने गुजराती भाई बंधु हैं
जो भी हैं वो घपला करेंगे और उसके बाद वो खट से निकल लेंगे अमेरिका, और कुछ लोग घपला करके मंत्री भी बन जाएंगे, उस तरह के भी हैं। मैं जरा एक चीज आपसे और पूछ लूं, और एक चुटकुला आपने सुनाया तो मैं भी सुना दूं। एक चुटकुला और चल रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि नेहरू जी ऊपर से कह रहे हैं भैया मुझे ही बना दो जिम्मेदार, नीट और नेट के पेपर के लीक और उसके लिए नेहरू जिम्मेदार हैं, सबसे अच्छा है, तो इसमें नेहरू जी को कोई आपत्ति नहीं है इसमें जिम्मेदारी लेने में। मैं एक छोटी बात इसलिए पूछ लूं क्योंकि उसके बाद दूसरा एक हुआ है, ये जो इटली हो क्या है सब कुछ किए, ये क्या करते हैं वहां? क्योंकि जब भी आप देखिए वहां, अभी ये इटली से वापस आए, कैनेडियन पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से निज्जर को होमेज दिया और वो किया। वो एक तरह से भारत को मुंह चढ़ाने वाली बात है। ये जाके केवल फोटो खिंचवाने में लगे रहते हैं क्या? ये तो आप कहीं भी जाइए द्विपक्षीय में आप 1-on-1 बात कर सकते हैं, भाई इस तरह की चीजें हैं, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? ये क्या करते हैं? G20 में ट्रूडो यहां से वापस जाते ही उन्होंने एक धमाका किया था, G7 से वापस जाते ही उन्होंने दूसरा धमाका किया। और एस जयशंकर को ये ले नहीं जाते हैं, उनको क्यों फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया ये पता नहीं। मैं एक बहुत छोटी टिप्पणी इस पे चाहूंगा। देखिए, विदेश नीति का मसला एक ऐसा मसला है जिसको आम जनता, आम मतदाता उसको डिकोड नहीं कर पाता है। यहाँ तक कि मीडिया मंचों पे भी इसको ठीक से डिकोड नहीं किया जाता है। मीडिया मंचों पर जो लोग पेश किए जाते हैं, जो पूर्व राज्यपाल, विदेश सेवा के रिटायर्ड अधिकारी होते हैं, वो पूरी तरीके से एक दो सम्माननीय अपवादों को छोड़कर, जो कि ढंग की बात बोलते हैं, उनको छोड़कर बाकी सारे के सारे लोग सरकार की भाषा बोलते हैं, और कोई भी सरकार हो उसकी प्रशंसा करते हैं। एक और बात है, आज अगर कांग्रेस सरकार होती तो उसकी भी प्रशंसा की जाती। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सरकार के वक्त में कोई सरकार की आलोचना करते हैं। तो इसके ऊपर दरअसल अंदरूनी खबर आ ही नहीं पाती है। अंग्रेजी के अखबारों में लंबे लंबे लेख छपते हैं, उन लेखों को भी आप पढ़ें तो उसके अंदर भी कुछ समझ में नहीं आता है कि बंदा क्या करना चाहता है, वो लेख क्या कहना चाहता है। वो लेख उबले हुए आलू की तरह होता है, यानी इसमें नमक नहीं है आपके पास, तो फीका उबला हुआ आलू आपको खाना होगा। विदेश नीति पे पूरा विमर्श इस तरीके से चलता है। ये एक बिल्कुल मोदी के लिए बड़ा अनुकूल मौका होता है कि वहां वो जाते हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में अपनी छवि प्रोजेक्ट करने के लिए वो सेल्फियां खिंचवाते हैं, अजीब तरीके से खीसे निकाल के हंसते हैं। ये सब पूरा का पूरा मामला चलता रहता है। और देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि मीडिया को कितना भी कैप्चर कर लिया जाए, मीडिया को कितना भी अपने शिकंजे में कस लिया जाए, फिर भी मीडिया में एक आंतरिक खूबी होती है कि जैसे ही सरकार कमजोर होती है, कैप्चर करने वाला कमजोर होता है, मीडिया में कुछ अंदर ही अंदर एक करवट बदली जाती है और फिर आलोचना शुरू ही हो जाती है। उससे आप बच नहीं सकते आलोचना से। माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। आप जब तक मीडिया को आप 100% कैप्चर किए रहे तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही उस कैप्चर करने की आपकी क्षमता में कमी आती है, मीडिया पलट के वार करता है। अब आप धीरे धीरे देखेंगे कि मोदी को जिस तरीके से, मोदी की छवि इस तरीके से प्रोजेक्ट की जाती थी मीडिया में, जिसको रवीश कुमार ने गोदी मीडिया का नाम दे दिया है। आप चाहे तो सरकारी मीडिया नंबर 2 भी कह सकते हैं। सरकारी मीडिया दूरदर्शन का है और ये सरकारी मीडिया वो है जो निजी चैनलों का है, सरकारी मीडिया 2 भी कह सकते हैं। धीरे धीरे कर मोदी की छवि प्रोजेक्ट करने का काम जो मीडिया कर रहा था, इसके अंदर भी बड़े पैमाने पर कमी आएगी। देखिए, जो मोदी ने जो योगासन लगाया, ये किया वो किया, इसकी दैनिक पत्रों में एक तस्वीर छप गई पहले पन्ने पर, खबर आप देखेंगे अंदर है। पहले ऐसा नहीं हो सकता था कि खबर उसकी अंदर होती। तो ये अभी 9 तारीख को हुआ था, 15 दिन हुए हैं, मुझे लगता है 15 दिन से भी कम हुए हैं शपथ ले दिए हुए, और इन 15 दिनों के भीतर ही भीतर काफी कुछ बदलने लगा है। उन जो बदलाव के सूत्र हैं उनको रेखांकित करने और चिन्हित करने की आवश्यकता है। जी प्रोफेसर साहब, एक चीज और जरा, मतलब वो हम लोग एक बार उस पर एक बहुत छोटी टिप्पणी कर लें, क्योंकि इसका कोई वाजिब जवाब या कोई सेटिस्फैक्टरी चीजें समझ में नहीं आई। आरएसएस प्रमुख उत्तर गोरखपुर जाते हैं, 5 दिन रहते हैं। योगी जी उसी समय गोरखपुर जाते हैं, 1 दिन रहते हैं वहां पे, 1-1.5 दिन रहते हैं। और आधिकारिक रूप से जितने, और मेरी आधिकारिक और वैसे भी उनकी कोई मीटिंग उनसे नहीं हो पाती। वो मीटिंग करने की कोशिश करते हैं, जैसा कहा जाता है। ना, बीच में हस्तक्षेप कर रहा हूं जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक की 2 मीटिंगें हुई। उसका इंडियन एक्सप्रेस में ब्यौरा भी छपा है। पहली मीटिंग सुबह हुई बंद कमरे में आधे घंटे, दूसरी मीटिंग शाम को हुई बंद कमरे में आधे घंटे,
और बाद में इसकी लीपापोती करने के लिए कुछ अपुष्ट सूत्रों से इसके खंडन जारी किए गए। हम लोगों को उन खंडनों में विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो निकटस्थ लोग हैं, बुजुर्ग लोग जो बहुत बड़े पदों पर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का बहुत सम्मान करता है, जिन्होंने संघ के ऊपर बहुत किताबें लिखी हैं, संघ की लगातार आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस की उस खबर को सब जगह फॉरवर्ड किया है। तो ये दोनों बात हुई है। नहीं, मैं बता दूं, ये पिछले प्रो साहब, ये पिछले रविवार की बात है, और उसमें ये था कि शाम को सरस्वती मंदिर में जा रहे थे मिलने के लिए। सरस्वती विद्या मंदिर नहीं, एक और स्कूल है, सरस्वती शिशु मंदिर नहीं था, सरस्वती मंदिर। वह एक कॉलेज में कार्यक्रम था, वहां पर बैठक हुई है दोनों की, कमरा बंद। शाम को सरस्वती शिशु मंदिर में कार्यक्रम था, वहां पे कब बैठक हुई है दोनों की, कमरा बंद। देखिए, ये बैठक हुई है, और इस बैठक को संघ का स्टाइल, संघ की शैली ये है, संघ की शैली ये है कि कोई वक्तव्य जारी कर देते हैं, फिर उस सावधानी के साथ उस वक्तव्य के राजनीतिक प्रभाव को पूरी पड़ जाने का वो करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। जब उसका प्रभाव पूरा हो जाता है, उसके बाद में फिर उसका खंडन कर देते हैं या उसको संदिग्ध कर देते हैं उसको। ये उनकी शैली है, इसलिए इस शैली के फेर में कम से कम मैं तो नहीं पढ़ता हूँ। मेरा मानना यह है कि ये घटना हुई है घटित, और ये कोई संयोग ही नहीं था। जिस वक्त संघ प्रमुख वहां पे थे, उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वहां पे थे। उनकी अखबारों में तस्वीर आई है कि वो नाला चेक कर रहे हैं। नाला चेक करने के ना मुख्यमंत्री जाता है गोरखपुर। जो अभी भी भाजपा की भाषा बोलने वाले जो पत्रकार हैं, वो सब इस प्रकार का खेल खेलते हैं कि भाई ये चीज हुई नहीं है, वो नहीं हुई, ये तो वो ये अनधिकृत किस्म की मुलाकातें थी। लेकिन अगर योगी जी नागपुर जाते और फिर उनसे बोलते तो उस मुलाकात को अनधिकृत घोषित नहीं किया जा सकता। वो मुलाकात, फिर इसीलिए मुलाकात गोरखपुर में हुई है। तो चलिए मैं थोड़ा फिर इसी पे पूछ लूं, अगर मुलाकात हुई है तो उसमें इतना उसको खुफिया ढंग से करने की क्या जरूरत है? भाई बता देते हुई है क्या मतलब इसका? बहुत सी संघ, देखिए नेताओं में बहुत सी खुफिया मुलाकातें होती हैं, और संघ के लोग तो भाजपा वालों से अक्सर खुफिया मुलाकातें ही करते हैं। उनकी शैली ही है। वो अगर साल में 10 मुलाकातें करेंगे तो केवल एक मुलाकात ऐसी होती है इसके बारे में हम लोग जान पाते हैं, 9 मुलाकातें खुफिया ही होती हैं। भाई जब दिल्ली आते हैं संघ प्रमुख या दूसरे दत्तात्रेय होसबोले वगैरह दिल्ली आते हैं, अरुण कुमार जी जब दिल्ली में होते हैं, तो सारी मुलाकातें और सारी गतिविधियां कोई झंडे वाला स्थित संघ के मुख्यालय में नहीं होती। वो और भी कई मुकामों में, कई जगहों पे होती है, इनके बारे में हम लोग परिचित नहीं होते। जी, मैं एक और चीज प्रो साहब समझूंगा, जो 24 तारीख सोमवार से नए संसद सदस्य ओथ लेने लगेंगे, उसका तेवर कुछ समझ में आने लगा है। राहुल गांधी जिस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं कि भाई वो कई चीजों को वहां उठाएंगे। उन्होंने नीट के स्टूडेंट से भी बात की, उन्होंने कहा कि मैं संसद तक आपकी बात को रखूंगा। दूसरी तरफ मोदी सरकार बिल्कुल वही है। के सुरेश का प्रोटेम स्पीकर कोई ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ महज कागजी कार्रवाई होती है, उसका कोई अधिकार नहीं होता है। लेकिन उसमें भी बीजेपी अपनी हरकत से बाहर नहीं आई। जो सीनियर मोस्ट 8 बार के थे के सुरेश, दलित समुदाय से आते थे, लेकिन उनका अपराध ये था कि वो कांग्रेस के एमपी थे। उनको नहीं बना के उन्होंने महताब जी को बनाया, हालांकि वो भी पूर्व कांग्रेसी ही हैं, लेकिन अब चले गए हैं बीजेपी में, नहीं बीजेडी के हैं शायद, मालूम नहीं। मैं इसलिए ये पूछ रहा हूं कि एक तरफ तेलंगाना में अगर आप देखिए तो वहां पे जब प्रोटेम स्पीकर की बात आई थी तो अकबरुद्दीन ओवैसी जो सबसे सीनियर मोस्ट था और जिसका 36 का आंकड़ा है कांग्रेस के साथ, प्रोटेम स्पीकर उसको बनाया गया था और उन्होंने शपथ दिलवाई थी। तो इतनी छोटी छोटी चीजों पे भी अगर मोदी सरकार कुछ भी देने को स्पेस नहीं तैयार है, तो मैं जरा ये समझना चाहूंगा कि ये तो फिर ईल्ड ही नहीं करेगी, ये पार्लियामेंट चल पाएगी? देखिए, पार्लियामेंट, मोदी सरकार ये भी चाहती है कि संसद चले, लेकिन मोदी सरकार को ये भी अंदेशा है कि इस बार विपक्ष भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है। इसलिए किरण रिजिजू को जो संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया, तो उन्होंने पहला काम ये किया कि वो खड़गे साहब से मिलने गए और अखबारों में तस्वीर छपी, खड़गे साहब को वो गुलदस्ता दे रहे हैं, दोनों हंस रहे हैं खड़े होकर। तो इस वक्त कांग्रेस पिछले 10 साल में बहुत ही मजबूत स्थिति में है, अन्य विपक्ष भी मजबूत स्थिति में है, और मोदी को इन लोगों को एक तरह की सरकार को तलवार की धार पे चलना है। वो जानते हैं कि कांग्रेस और राहुल गांधी बहुत धमाके के साथ संसद में आएंगे, जबरदस्त तरीके से
उनका हमला होगा सरकार के ऊपर, कोई मुद्दा वो छोड़ेंगे नहीं और संसद से सड़क तक जबरदस्त विपक्ष जुझारू मुद्रा में सामने आएगा। तो एक तरफ ये भी स्थिति है, दूसरी तरफ अब देखिए अखबारों में इस तरह के लेख छप रहे हैं कि भाई ये जो सीआरपीसी की जो संहिता जुलाई में लागू होने वाली थी इसके ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए। किन किन कानूनों पर जो जल्दबाजी में बनाए गए थे, पिछली सरकार ने द्वारा बनाए गए थे, किन किन कानून में पुनर्विचार होना चाहिए, ये सब अखबारों में छपने लगा है, क्योंकि इस तरह की प्रकाशन होने से धीरे धीरे एजेंडा बनता है पूरा का पूरा। मैं प्रसाद एक चीज और समझ लूं, क्योंकि हम लोग उस लग रहा है बहुत पहले की बात है, राहुल गांधी को दो में से एक रखना था, या तो रायबरेली या वायनाड। सोमवार को उन्होंने अनाउंस किया कि वो रायबरेली को से ही सांसद रहेंगे, और साथ में उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि वो वायनाड छोड़ रहे हैं, और तीसरा अनाउंसमेंट ये भी किया कि वायनाड से कंटिन्यूटी के तौर पे प्रियंका गांधी वहां हो रही हैं। मैं दो चीजें पूछ लूं। पहली चीज, ये जो बार बार गांधी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का सपना बीजेपी का था, तो वो तो कांग्रेस युक्त बीजेपी बन गई। इनका था कि गांधी परिवार को उखाड़ फेंकें, तो अब तो ऐसा होने जा रहा है कि तीनों गांधी पार्लियामेंट में आ जाएंगे। शायद पहली बार ऐसा होगा कि तीनों गांधी, माँ और बेटा बेटी दोनों लोग। और इसके पॉलिटिकल रिप्रिकॉशंस भी मैं जरा आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि प्रियंका गांधी, मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट वाइज राहुल गांधी, लेकिन जो भाषा के हिसाब से जो तुरंत वाला वो चाहिए, आर्गुमेंट के हिसाब से प्रियंका गांधी बेहतर होंगी पार्लियामेंट में। मैं थोड़ा इस पे प्रोसेस आपसे समझना चाहूंगा। मेरा मानना यह है कि कांग्रेस के सबसे जो प्रभावी नेता हैं वो राहुल गांधी है, और भाषा भी उनकी कोई खास, ठीक है वो प्रियंका गांधी की तरह बहुत ही प्रभावपूर्ण हिंदी नहीं बोलते, लेकिन उन्होंने एक इस तरह की भाषा उन्होंने विकसित कर ली है राहुल गांधी ने, जो कि बिल्कुल प्रभावी होती है और लोगों तक पहुंचती है। उस भाषा को एक किताबी हिंदी के आईने में हम लोगों को नहीं देखना चाहिए। राहुल गांधी के अंदर धीरे धीरे एक तरह की सेंस, एक तरह का वो क्षमता विकसित हो गई है, जिससे वो सरकार के ऊपर चोट करने वाले मुद्दे को पकड़ लेते हैं और फिर उसके ऊपर वो हमला करते हैं। और जनता के साथ सबसे अच्छा कनेक्ट भी राहुल गांधी का ही है। राहुल गांधी ने ही ये पूरी इमेज, जो कांग्रेस की इमेज विकसित की है, वो राहुल गांधी ने ही विकसित की है। साहब एक चीज जरा, क्योंकि मैं उसको स्पष्ट कर दूं, अगर, और मैं मान के चल रहा हूं कि मोर और लेस प्रियंका गांधी तो आ ही जाएंगी, उसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये अगर लोकसभा में राहुल गांधी के लिए प्रियंका गांधी बड़ा एसेट होंगी कि भाई एक अच्छा वक्त आ गया, या थोड़ा उनकी वजह से ये हो जाएगा कि नहीं राहुल गांधी से, वो कई में होता था ना कि वो ज्यादा अच्छी हो जाती, वो कॉम्पिटिटिवनेस कह लीजिए, या लोग उससे रिलेट करने लगेंगे, या एक तरह, दोनों में से आपको क्या लगता है? शी विल बी एन एसेट फॉर राहुल गांधी? नहीं, ये सब ये बेकार की कलाबाजियां हैं, कोई मतलब ही नहीं है इसका। देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मिलकर योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे, और अब तो तृणमूल कांग्रेस के साथ में भी कांग्रेस संसद में किस तरीके से एक संयुक्त मोर्चा बना के लड़े, इसकी बातचीत कांग्रेस चला रही है। भले ही उन लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा साथ साथ, और अभी विधानसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी के साथ न हरियाणा में लड़ेंगे न दिल्ली में लड़ेंगे, इसका मतलब नहीं है संसद में उन लोगों का मोर्चा नहीं होगा। विपक्ष वहां पर संयुक्त रूप से, एकताबद्ध रूप से एनडीए सरकार का मुकाबला करेगा, एनडीए सरकार को आड़े हाथों लेगा, उसको कोने में धकेलेगा, उसकी आलोचना करेगा, और बार बार सड़कों पर भी वो लोग मिलकर आंदोलन करेंगे। आप देखिए, तो अभी तो महीना भर ही नहीं गुजरा है, महीना भर पहले ही ये सब जो बातें की जा रही हैं कि वो उनको ज्यादा महत्व मिल जाएगा, इनको ज्यादा महत्व मिल गया, मेरी निगाह में इन बातों का कोई अहमियत नहीं है। मैं तो इनके बारे में सोचता भी नहीं, और इस तरह की जो विश्लेषण होते हैं एक कान से सुनता हूं दूसरे से निकाल देता हूं, क्योंकि ये सब होगा ही नहीं, होने ही वाला नहीं है। होने वाला यही है, इस वक्त विपक्ष संसद में एक एकताबद्ध चेहरा पेश करेगा, और कांग्रेस जहां जहां चुनाव में टक्कर देने वाली है, हराने वाली है भाजपा को, और जहां आम आदमी हराने वाली है भाजपा को, ये सारी कार्रवाइयां बहुत ठीक से नियोजित तरीके से होंगी। इन सब जो बातें की जा रही हैं, इन बातों का दरअसल राजनीतिक जमीन से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें विपक्ष के नेताओं की बुद्धि पे भरोसा करना चाहिए। देखिए, हम लोग विपक्ष के नेताओं की जो आलोचनाएं करते थे, मोटे तौर पर वो सारी आलोचनाएं बहुत ज्यादा सही साबित नहीं हुई। हम लोगों को कम से कम उस पर भी सबक लेना चाहिए।
एक राजनीतिक समीक्षक के तौर पर हमारी अपनी इच्छाएं होती हैं जो हम नेताओं के ऊपर और पार्टियों के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं कि भाई उनको ऐसे ऐसे करना चाहिए, उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसका मतलब ये नुकसान होगा। और जो भाजपा और संघ वाले जो एक डिस्कोर्स चलाते हैं, एक नैरेटिव चलाते हैं, हम लोग भी कहीं ना कहीं उस नैरेटिव के शिकार हो जाते हैं। हम उससे बचने की कोशिश करते हैं, उस नैरेटिव की काट हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं उसके शिकार भी हो जाते हैं। तो ये पिछले लोकसभा चुनाव में जो कुछ हुआ, हम लोगों ने जो टिप्पणियां की और जिस तरीके से हम लोगों ने विपक्षी एकता के पूरे प्रकरण को देखा, उसकी समीक्षा की, लेकिन वास्तविक नतीजे क्या हुए उसकी रोशनी में रख के हम लोगों को पूरे मसले को देखना चाहिए और एक तरह से अपने तर्कों को और अपने विचारों को भी रिकैलिब्रेट करना चाहिए। जी, मैं खत्म करने से पहले प्रोफेसर साहब एक अपने मन की बात आपसे कर लूं और समझ भी लूं कि क्या करूं। एक मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जिसको गोदी मीडिया, सरकारी मीडिया कहते थे, उसने अपनी विश्वसनीयता खोई। इस इलेक्शन में लोगों ने सोशल मीडिया को हाथों हाथ लिया, हमारी और आपकी बात को लोगों ने सुना, लेकिन मुझे एक हरदम एक आशंका लग रही है और एक डर लग रहा है कि अब हमारे साथ के लोग भी, जो सोशल मीडिया के लोग भी हैं, वो जिस तरह से अब न्यूज को पेश करने लगे हैं, वो थोड़ा सेंसेशनलाइज करना, सरकार गिरेगी रात में सरकार गिर गई, सुबह नया प्रधानमंत्री, मतलब क्या क्या करने लगे हैं। उस पे आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को एक और कैसे करेंगे? आपसे मैं एक सोशल मीडिया का एक किरदार है। सोशल मीडिया को अपने सब्सक्राइबर चाहिए, अपनी व्यूअरशिप चाहिए और इस तरीके से सोशल मीडिया बहुत सारी बातों को बहुत ही भड़काऊ अंदाज में पेश करता है। जो थंबनेल बनाए जाते हैं वो भी मैं उनसे बिल्कुल प्रभावित नहीं होता हूं। मैं अगर कोई बात कहता हूं और जिस तरह से उसको रखा जाता है, उसमें जो हेडिंग बनाया जाता है उसमें काफी फर्क होता है। तो कभी भी मेरा सिर चक्कर खा जाता है कि क्या बात है भाई एक लिए। तो वो एक अजीब सी, एक अलग सी दुनिया बन गई है। इस दुनिया में भी कोई विनियमन नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है इस दुनिया का। जो चाहता है वो मन चला रहा है। तो ये इसकी सोशल मीडिया की समस्या है। अब इसका क्या हम लोग कर सकते हैं? धीरे धीरे करके ठीक होगा ये। हाँ, मतलब मुझे तो ये लगता है कि एक बार कम से कम जो कुछ लोग हैं बैठ के आपस में भी तय करना है कि कुछ तो नियम है, क्योंकि सिर्फ रेगुलेशन होना ही जरूरी है। नहीं तो जिस तरह से चल रहा है, अपनी विश्वसनीयता हम लोग जल्दी नहीं, मतलब वो दिन दूर नहीं जब हम लोग भी पे भी लोगों का विश्वास उठ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।